तारुफ़ी मोहताज नहीं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम और उनका काम दोनों का ही बहुत याद और सम्मान होता है। आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी। नहीं, परिचय तो उन्होंने मेरा पहले ही दे दिया कि मैं आलोचक हूँ, तो लेकिन मैं संस्मरण भी लिखता हूँ, जीवनी भी लिखी है मैंने, कविताएं तो ढेर सारी लिखी हैं। लेकिन अब हिंदी के लेखकों ने और मित्रों ने मुझे आलोचक के रूप में ही सुविधाजनक समझ के प्रचारित कर दिया है। अत्याधुनिक कॉलोनी में यहाँ आकृति कॉम्प्लेक्स में गया तो मैंने 14-15 साल के लड़के से पूछा कि बेटा ये 29 नंबर बंगला कौन है, तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे मैं उससे किसी अजनबी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि लगता है कि यार तुमने सुना नहीं ना, मैं भटक गया हूँ, मुझे बता दो 29 नंबर कमरा क्या है, वो मकान कौन सा है। तो उसने बहुत शालीनता से और बहुत ही विनम्रता से मुझे कहा कि अंकल इसे आप अंग्रेजी में नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी में तो मैं कह दूँगा, तो पहले उसमें बता दीजिए। तो हमने कहा 29 को अंग्रेजी में 29 कहते हैं। तो उसने कहा कि पहले ही आपने बता दिया होता तो मैं बता देता। तो उसने कहा वो है। तो मैंने कहा रुको अभी, अब इसके आगे मुझे तुमसे और कहना है कि मैं टाट पट्टी पर बैठ कर के पढ़ के आया, कंधे पर तख्ती और अपना टाट भी ले जाता था, क्योंकि स्कूल में अभी शुरू हुआ था, सरकार ने कुछ दिया भी नहीं था। वहाँ मैंने हिंदी पढ़ी और 6वीं कक्षा के बाद संजोग से मैंने अंग्रेजी पढ़ी और 10वीं कक्षा के बाद मीडियम भी मेरा अंग्रेजी हो गया, क्योंकि कलकत्ता में पढ़ रहा था तो वहाँ तो हिंदी पढ़ने का सवाल ही नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो सारा मीडियम भी हो गया। इसलिए मेरे पास 2 आँख हुई भाषा की, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। लेकिन तुम इतनी महंगी फीस देकर इतने खूबसूरत स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारी एक आँख जो तुम्हारी अपनी दी हुई है वो छीन ली गई, तो तुम एक ही आँख से देखोगे दुनिया, दूसरी आँख तो तुम्हारी कुछ नहीं देख पाएगी। तो इतनी गंभीर बात तो बेचारा वो सुनने का क्या आदि था। लेकिन मुझे ये चिंता हुई, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता था एक्सीलेंस में, वहाँ भी एक बार ऐसे हुआ था। मैंने पढ़ाया, कुछ 49 कह दिया, तो पड़ोस के बच्चे ने बात करना शुरू किया अपनी साथी से। तो हमने कहा कि तुम क्लास में क्या बात कर रहे हो। तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि सर कुछ नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है 49 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने माँ को मम्मी में ढाल दिया, मैम में ढाल दिया, पिता को या बाबूजी को डैड या डैडी में। असल में महात्मा गांधी ने इस बारे में बहुत अच्छी बात की। 2 लेक्चर उन्होंने दिए और एक लेक्चर में जिसमें मालवीय जी भी शामिल थे, बनारस में दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने देखा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और शेष अंग्रेजी में बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो मालवीय जी, मैं तो सोचता था कि आप इतने पारंपरिक चेतना के आदमी हैं, कम से कम आप तो इस गुलाम मानसिकता से ऊपर होंगे। ये गांधी जी कह रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, गुजराती थी। और शायद आप सब लोगों को पता होगा कि गांधी को जितनी अच्छी अंग्रेजी आती थी उतनी नेहरू को नहीं आती थी, बल्कि नेहरू के लिखे हुए पत्रों को लोग रुचि से, रोचकता से पढ़ते थे, लेकिन गांधी को पढ़ते हुए 10 बार उनका दिमाग घूम जाता था कि ये लिखा, इसका जवाब क्या इसलिए, इतनी अच्छी अंग्रेजी आती थी। लेकिन गांधी ने कहा 15 अगस्त 1947 के बाद कि सारे हिंदुस्तान के लोगों से और दुनिया के लोगों से कह दो कि अब गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नागरिक पूरे के पूरे लोग बहुत गर्व के साथ कभी कभी कहते हैं, सॉरी आई कांट स्पीक इन हिंदी। ये आज़ाद नागरिक हैं, तो फिर इनको आज़ाद होने की ज़रूरत क्या थी। ये गुलाम ही रहते बेचारे, तो कम से कम इनकी राष्ट्रीयता, इनका स्वाधीनता बोझ थोड़ा बहुत तो जगह रहता, और वो सब खत्म हो चुका है। और इसीलिए प्रतिवाद और संघर्ष भी खत्म हो चुका है। मैं आपको दूसरा इतिहास हिंदी का याद दिलाना चाहता हूँ। आप याद कीजिए कि हिंदी का निर्माण किसने किया। हिंदी के एक बहुत बड़े वैयाकरण हैं, उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। और उनका किस्सा ये था कि मुरारी देसाई ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जब हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक को
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत करना चाहा तो गए बेचारे, क्योंकि वो तो मूंगफली वगैरह सब बेच बाच के तब गए थे, इतनी ऐसे गरीबी में गुजारे और उन्होंने हिंदी का काम किया। तो मोरारजी देसाई से पुरस्कार लेने के लिए सारे के सारे लोग स्टेज पर जा रहे थे, ले रहे थे, लेकिन जब इनका नाम पुकारा गया तो गए ही नहीं, बैठे रहे। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या वो आए नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैठे हैं वहाँ लेकिन वो उठ नहीं रहे। तो मोरारजी देसाई ने बहुत ही ग्रेसफुल ढंग से नीचे उतरे वो और जा कर के वहीं उनको दिया। ये हिंदी का स्वाभिमान है। लेकिन लेट द पीपल थिंक, लेट द नो देयर ट्रेडिशन। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी को बनाया किसने? वो किशोरीदास वाजपेयी जो पक्के हिंदूवादी आदमी थे, उन्होंने लिखा है किताब में कि हिंदी अगर 13वीं शताब्दी से बनना और पनपना शुरू हुई तो उसका सबसे पहला आदि निर्माता जो है वो खुसरो है। आज जिसकी कव्वालियाँ आप सुनते हैं और कभी नहीं कहते कव्वालों से कि ये उर्दू की चीज़ है, बंद करो, कभी आप कहते हैं? बल्कि अगर कभी सम्मेलन हो रहा हो और कव्वाली हो रही हो तो आप कव्वाली में चले जाएंगे, कभी सम्मेलन छोड़कर। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो भाषा है जो आपके हृदय से संवाद कर रही है, और वो कौन सी भाषा है जो आपको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा मन नहीं लगेगा? क्या कारण है? कव्वाली और कीर्तन में कोई खास फर्क नहीं है। जो कीर्तन है अपना, वही उनकी कव्वाली, लेकिन कव्वाली जो है उस कीर्तन से के आकाश से उठ करके लोग की जमीन पर आ गई और हमारा कीर्तन वहीं रह गया, मंदिर के बाहर प्रवेश नहीं कर पाया। तो आखिर कुछ गड़बड़ियाँ तो हैं। वो तो तुलसीदास, सूर, कबीर, मीरा न होते तो आपके भजनों का होता क्या? मेरा कहना यह है कि जिस हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं वो हिंदी उन्हीं खुसरो के द्वारा पैदा की गई है, और खुसरो से लेकर और तमाम जो उस समय के इस्लामिक वंश थे, खिलजी हों, तुगलक हों और अकबर, बहादुर शाह जफर तक जो भी लोग थे, जो हिंदी पनपती आई वो यही थी। इन लोगों का योगदान तो अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय हिंदी का ये नाम बाद में पड़ा। पहले तो हिंदुस्तानी थी, हिंदवी थी, हिंदुई थी, रेखता थी। रेखता तो बाद में मैंने उसको शायरी के साथ जोड़ा गया, बहुत बाद में आई, लेकिन सबसे पहले वाली दक्षिणी वगैरह जो थे। दूसरी बात जो गांधी जी कह रहे थे, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखी है और लोहिया जी भी कह रहे थे कि भाई हिंदी क्या है, इसे हिंदी बोलने वाले समाज से उठाओ, तुम अलग से हिंदी नहीं बना सकते। और कोई भी सरकार, इस पर मैं किसी से बहस करने को तैयार हूँ, कोई भी सरकार, चाहे वो ग्लोबल सरकार ही क्यों न हो, वो किसी भाषा और संस्कृति को नहीं बना सकती और न उसे पनपा सकती, सिवाय उसके कि हंगामा खड़ा कर सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर भी सोचे जाने की ज़रूरत है कि हिंदी 1857 में अगर थी तो कैसी थी। हिंदी अगर दयानंद के मुंह से निकल रही थी तो कैसी थी। हिंदी अगर गांधी के मुंह से निकल रही थी तो कैसी थी। आपको पता होगा आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी, जो गांधी की गुजराती थी, और उनकी मूल स्कूली भाषा दयानंद की वो संस्कृत थी। जब उन्होंने बनारस के पंडितों से शास्त्रार्थ करना शुरू किया और जब कलकत्ता वगैरह गए तो संस्कृत में ही बोलते थे, उनको हिंदी ठीक से बोलना आती नहीं थी। तो किसने कहा कि आप जो हैं संस्कृत में बोलेंगे तो आपको समझेगा कौन, इसलिए संस्कृत में लिखेंगे तो आपको समझेगा कौन। और ये समस्या केवल उनके साथ नहीं थी, ये फारसीदा गालिब के साथ भी थी और संस्कृत के महान पंडित तुलसीदास के साथ भी थी।
आज आप इस पर विचार कीजिए कि तुलसीदास को इसको क्या जरूरत थी कि जो आदमी इतनी अच्छी संस्कृत में कविता लिख सकता है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको, उसको हिंदी में लिखने की क्या जरूरत थी? गालिब से पूछा जाता था कि आपके अलावा फारसी किसको आती है अच्छी? तो मैं पढ़ते पढ़ते गालिब को मैं दंग रह गया। वो चले गए पीछे, काफ़ी पीछे, 400-500 साल पीछे। और मालूम है क्या कहा उन्होंने कहा कि या तो मुझे आती है और या खुसरो को आती थी। मेरा तो अभी भी होश उड़ा जा रहा है कि मीर का क्या हुआ। तो उस स्थिति में गालिब को इतनी फारसी आती थी, और गालिब फारसी के प्रोफेसर के रूप में बुलाए गए थे, निमंत्रित किए गए थे, जहां वो गए नहीं स्वाभिमान के चलते, क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल उनको पालकी से उतारने के लिए बाहर नहीं आया था। ये हिंदी का स्वाभिमान था। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदी मनुष्य की स्वाभिमान की, उसके संघर्ष की, उसकी चेतना की भाषा है। और ये चेतना सरकारें नहीं दिया करती, ये समाज दिया करता है, जीवन दिया करता है, सामाजिक जीवन। इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें तमाम नदियों का रक्त मिला हुआ है, तमाम नदियों के आंसू मिले हुए हैं, तमाम नदियों के सपने मिले हुए हैं। इन आंसुओं को, इस रक्त को, इस सपने को अगर आप कहीं देखना चाहें, प्रतिबिंबित देखना चाहें, तो आपको इसी हिंदी की तरफ आना पड़े। अंग्रेजी क्या करें? अंग्रेजी के अखबार तब भी निकलते थे जब आज़ादी नहीं थी, अब भी निकलते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी के छोटे से लेके बड़े से बड़े अखबार तक, आम जनता तक, करोड़ों लोगों तक कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है? हाँ ठीक है, जो तथाकथित भारत के वीआईपी लोग हैं, भद्रजन, सो कॉल्ड, जिनके बारे में विवेकानंद ने बड़ा अच्छा वाक्य कहा कि ये वीआईपी वर्ग नैतिक और सांस्कृतिक तौर पर मर चुका है। ये विवेकानंद का वाक्य है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि विवेकानंद तो कट्टर हिंदू थे और पक्के हिंदू थे, दूसरा कुछ उनको कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत का जो उच्च नैतिक वर्ग है, ये सांस्कृतिक और नैतिक तौर पर मर चुका है। शायद आपने विवेकानंद को इस रूप में न देखा हो, पढ़ा हो, लेकिन कभी पढ़ करके सिर्फ प्यार करने से बात नहीं बनेगी, इनको देखना भी पड़ेगा कि हमारी परंपरा क्या कहती है, हमारे चिंतक और ऋषि मुनि क्या कहते हैं। यहाँ के जो तथाकथित अंग्रेजी स्कूल हैं, हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन पूरे देश में वही हैं। और उस वधशाला में, हिंदी की उस वधशाला में अपने खूबसूरत प्रतिभाशाली कैरियरिस्ट बच्चों को भेजने वाला समाज हम आप हैं। इसलिए हिंदी को प्यार करने से पहले अपनी चेतना को तलाशिए कि वो चेतना बची हुई है कि नहीं बची। और अगर चेतना ही समाप्त हो गई है तो आप लाख सम्मेलन करें, लाख किताबें निकालें, सब कुछ करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको कुछ दिनों के बाद ये समझ में आएगा कि अब शायद मुझ में और मेरे पोते में अगर बातचीत करनी होगी तो दोनों के बीच में कोई दुभाषिया रखना पड़ेगा। अगर उस प्रकार के समाज की आप कल्पना कर रहे हैं तो आप करते रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ भुगत लूँगा, लेकिन एक चुनौती तो वो है जो इसको दूर करना है कि उन स्कूलों में जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में जाकर पालक के रूप में हमें देखना चाहिए कि क्यों भाई इसकी मातृभाषा तो नहीं छीन ले रहे हो। अगर तुम इसकी मातृभाषा छीन रहे हो तो इस कीमत पर हमें तुम्हारे स्कूल में पढ़ाना मंजूर नहीं। हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे से अच्छी अंग्रेजी जानेगा, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि वो हमें भूल करके सिर्फ भाषा भर जान पाए। एक चिंता तो मेरी ये है। दूसरी चिंता जो मेरी है कि हिंदी जो है उसको प्रेम करने के लिए कुछ नए प्रेमी आ गए, जैसे चीन है, अमेरिका है। कई लोग, भोले लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, सर हिंदी कितनी पॉपुलराइज हो रही, कितनी बढ़ रही। हमने कहा कैसा है कि शेर जब मेमने की भाषा बोलकर उसके नज़दीक आने की कोशिश करे तो किसका भविष्य सुरक्षित है ये तुम तय कर लो।
अमेरिका को हिंदी से प्रेम होता तो हिंदुस्तान से भी प्रेम होता। चीन को हिंदी से प्रेम होता तो हिंदुस्तान से भी प्रेम होता, जो रोज रोज हमको तबाह करने पर आमादा है। ये लोग हिंदी को इसलिए नहीं प्रेम कर रहे हैं, इनकी कंपनियों में बने हुए माल को हिंदी समाज में बेचना है और उनको एजेंट तैयार करना है, बिक्री अधिकारी तैयार करना है। इसलिए अमेरिका भी सीखेगा, चीन भी सीखेगा। जिस भी धंधे वाले को, जैसे कि यहाँ का अखबार धंधा करता है, अंग्रेजी को प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है और हिंदी वालों की जेब से पैसा काटता रहता है। खरीदते हम आप हैं, लेकिन वो हमको रोज रोज अंग्रेजी परोसता है। ये बदमाशी कौन रोकेगा? चाहे सरकार रोक सकती है अपनी हिंदी नीति के कारण। ये भ्रष्ट भाई, सिटी भोपाल लिखने का क्या मतलब है? आप शहर भोपाल लिख सकते हो, नगर भोपाल लिख सकते हो। आप हिंदी के लोगों के साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, या उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हो। इस बेवकूफ़ को सिर्फ जेब खाली करनी आती है, सोचना समझना नहीं आता। तो एक ऐसा समाज जो अपने प्रति किए जा रहे सांस्कृतिक अत्याचारों को बर्दाश्त करने को पल पल पर तैयार हो, घुटने टेकने को तैयार हो, वो अगर हिंदी की चुनौतियों के बारे में सोचता है तो कभी कभी मुझे शक भी होता है कि इसकी इस सोच में कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो एक लेखक के नाते मेरी ये चिंताएं, और मैं समझता हूँ कि एक जागरूक समाज का स्वाभिमान उसके भाषा बोध पर भी टिका रहता है। एक जागरूक समाज का पहचान उसके स्वाधीनता बोध पर टिका रहता है। एक जागरूक समाज का पहचान उसकी पूरी परंपरा बोध पर टिका रहता है। और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अब वकील हैं, इनसे पूछिए, इनको अपनी परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिठा दीजिए, बात कर लीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, उनको अपनी ट्रेडिशन का कोई पता नहीं, कोई खबर ही नहीं। दुष्यंत कुमार ने जो लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से। आप जरा इस वाक्य को देखिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, क्योंकि संदेह है कि अब आग हर जगह बची नहीं। और अंत में एक हिंदी के और कवि की एक छोटी सी कविता का टुकड़ा सुनाकर मैं बंद करूंगा, जिनको पिछले साल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि जाना फिर जाना, उस तट पर भी जाकर दिया जला आना। जाना फिर जाना, उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता।